जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ तल पर आदरणीय मीनाक्षी शर्मा जी पंकज पधारी हैं। हम इनसे गीत तो सुनेंगे ही, गीत के साथ साथ इनसे वार्ता भी करेंगे। इनके जीवन के बारे में, इनकी काव्य यात्रा के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे और इनके द्वारा समाज को क्या संदेश मिलेगा वो भी आप सुने, महिलाओं को क्या संदेश मिलेगा वो भी सुने। तो मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊं, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि मीनाक्षी जी अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से माँ शारदा को पटल पर आमंत्रित करें और उन्हें पटल पर विराजमान करें। माँ सरस्वती की वंदना। मीनाक्षी जी। आपको प्रणाम आदरणीय, और जो मेरे श्रोता बैठे हैं पटल को प्रणाम, और जो श्रोता हैं उधर उन सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमें देंगे। और ये सबसे एक जो कलाकार के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए श्रोता और दर्शक दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना वो कुछ नहीं होता। तो मैं आज की शुरुआत जो है, जैसा कि आपका आदेश है कि सरस्वती वंदना से शुरू करें, तो मैं करती हूँ कि उनके बिना तो जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमारा कार्यक्रम नहीं सफल हो सकता। तो करती हूँ मैं कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। हूँ विकल मैं, हाथ पकड़ लो ना, हूँ विकल मैं, हाथ पकड़ लो ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। फैला अज्ञान का है अंधेरा, फैला अज्ञान का है अंधेरा। माँ कर दो ज्ञान का सवेरा, माँ कर दो ज्ञान का सवेरा। होगा सब कुछ सही जब हटेगा, होगा सब कुछ सही जब हटेगा। भ्रमों का आवरण माँ, होगा सब कुछ सही जब हटेगा। भ्रमों का आवरण माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। साथ तेरा है तो सब संभव है, साथ तेरा है तो सब संभव है।
ज्ञान ज्योति बिना सब असंभव है, ज्ञान ज्योति बिना सब असंभव है। इतनी विनती है हे वरदायनी, इतनी विनती है हे वरदायनी, जीवन ज्योतिर्मय कर दो ना। इतनी विनती है हे वरदायनी, जीवन ज्योतिर्मय कर दो ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हूँ विकल मैं हाथ पकड़ लो ना, हूँ विकल मैं हाथ पकड़ लो ना, हूँ विकल मैं हाथ पकड़ लो ना। धन्यवाद। आभार। माँ माँ सरस्वती पटल पर विराजमान हो गई हैं और बिल्कुल हम बिल्कुल। इस भावी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मीनाक्षी जी अपना परिचय स्वयं ही हमारे दर्शकों को दे दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद आदरणीय। क्योंकि अब मेरा बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको सिलसिलेवार जो हूँ बताती हूँ कि मैं मूलतः जो हूँ मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर है, वहाँ का एक कस्बा है मीरानपुर कटरा, मेरा जन्म स्थान वही है। और मेरी माता जी जो थी वो गृहिणी थी, और मेरे पिताजी जो हैं वो एक एडवोकेट भी हैं, और एक तरीके से कहें वो कृषक भी हैं। तो और चूंकि वो छोटा कस्बा था उस समय, ये बात है 1984-83 की, तो उस समय वो छोटा कस्बा था, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी वहां पे। कुछ छोटे छोटे मॉन्टेसरी स्कूल खुल गए थे, या फिर जो अपने ये नगर पालिका के हम लोगों के साइड उधर कहते हैं चुंगी स्कूल, वो होते थे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ मेरी 8वीं क्लास तक शिक्षा दीक्षा तो वहीं हुई। अब चूंकि हमारे पिताजी को पढ़ाने का बहुत शौक था कि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ें, और तो फिर उन्होंने एक व्यवस्था की कि हमारे जो मीरानपुर कटरा जो कस्बा है उससे 48 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बरेली है। तो पिताजी ने हमारी व्यवस्था की कि वो और दादी जो है वहां रहेंगे घर पे, और मम्मी हम सब लोगों को लेके, माता जी जो हैं वो हमारी बरेली रहेंगी। हम 4-5 भाई बहन थे, 4 बहनें और 1 भाई। तो मैं सेकंड नंबर की हूँ, भाई मेरा सबसे छोटा है। तो इस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था हुई। तो मेरी माँ जो थी वो हम सब लोगों को लेके बरेली रही। हम लोग करीब 18 साल रहे, और पिताजी और जो मेरी दादी थी वो वहां रहे, और जब बीच बीच में जब उन्हें फुर्सत मिलती थी पिताजी को बरेली से, और वो वहां आते जाते रहते थे। तो मेरी 8वीं तक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मेरी वही कस्बे में हुई, और फिर 9वीं से जो थी वो बरेली में हुई। और 9वीं से बरेली में होने के बाद बरेली से मैंने वहीं से, जो पहले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहलाती थी, अब महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो वहाँ से मैंने साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने बीए किया। और उसके बाद जो बरेली कॉलेज बरेली है, वहाँ से मैंने पहले अर्थशास्त्र में एमए किया, बीएड किया, और फिर उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तो ये तो मेरी रही शिक्षा दीक्षा की बात, और उस दौरान में लिखती भी थी। वो अब चूंकि लिखने की तो एक कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि उस समय हिंदी का जो था, क्योंकि जो अनुभव नहीं था,
मेरा बीए में हिंदी लिटरेचर रहा था। साहित्य तो काफी उस समय पढ़ती थी और करती थी। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो हिंदी साहित्य के जो उपन्यास हैं या और भी विधाएं हैं, यात्रा वर्णन है या संस्मरण है, वो बहुत पढ़ती थी और करती थी। लेकिन फिर भी लेखन में उस समय इतनी अच्छी हिंदी नहीं होती थी। तो उस समय मैं जो अपना ये गजल है या शायरी है या इस तरीके से लिखती थी, तो उस समय माहौल ऐसा था कि अगर शेरो शायरी या गजल या कुछ ऐसा लड़कियां, मतलब मेनली, मतलब मुख्यतः लड़कियां अगर लिख रही हैं, तो माँ बाप को, माता पिता को वो ज्यादा पसंद नहीं आता था। वो उन्हें लगता था कि मतलब वो दिमाग में, मतलब वो एक रहता था कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, शेरो शायरी है या गजल शेर है। शायरी और गजल जो है वो ज्यादा करके प्रेम पर आधारित हुआ करती थी, हाँ, हाँ। इसलिए उनको तो पसंद नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। तो हालाँकि जब मैं लिखती थी तो मेरी माताजी 1-2 बार कहती, कई बार उन्होंने कहा कि ऐसा देखो पापा ना देख ले, कि तुम ये अलग रखा करो अपना, पापा ना देख ले। अच्छा, हमारे पिताजी का ये था कि तुम्हें सब पढ़ाई-पढ़ाई है, पढ़ाई-पढ़ाई करना है। बाकी उन्हें संगीत से भी कोई मतलब नहीं, उन्हें ये आपकी ये कविता और गज़ल और उससे भी कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई में कुछ करो। तो ये था। तो फिर अब जब इतना वो था दबाव और वो सब था कि फिर वो लेखन कहीं कि छूट गया। हम इस बात को आगे बढ़ाएं, यात्रा को, उससे जी। पहले हम चाहेंगे कि आप अपने उस समय की एक रचना अगर आपके पास उपलब्ध हो तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। उस कोई समय अगर याद हो तो 2-4 लाइन ही सुना दीजिए। उस समय की रचना तो एक ही है, मैं आपको, क्योंकि ज्यादा मुझे याद नहीं है। मैं अभी भी मैं लिख के छोड़ देती हूँ, मतलब सभी मैंने देखा है, सबको याद रहती हैं, मुझे याद नहीं रहती, मैं लिख के छोड़ देती हूँ। जब मैं अब पटल पे जब भी आमंत्रित होती हूँ तो मैं डायरी लेके ही बैठती हूँ, क्योंकि मुझे या भुलक्कड़ कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे याद नहीं रहता। तो उस समय जो मैंने एक रचना थी, वो मुझे थोड़ी-थोड़ी तो याद थी, लेकिन फिर उसी को मैंने आगे बढ़ा के जो था वो अपनी रचना लिखी थी। तो वो बहुत मैं खूब, आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। ये नज़्म थी कि तुमको देखा है जब से हर ख़यालात में तुम हो। तुमको देखा है जब से हर ख़यालात में तुम हो, नींदों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो। वो दौर ही ऐसा था कि तुमको देखा है जब से हर ख़यालात में तुम हो, नींदों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो। जानते हैं चाँद हो तुम, मेरे अख्तियार में नहीं। जानते हैं चाँद हो तुम, मेरे अख्तियार में नहीं। फिर भी मेरी मोहब्बत में तुम हो, दुआओं में तुम हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल तो नज़र कर दिया, ज़िंदगी कैसे करें। दिल तो नज़र कर दिया, ज़िंदगी कैसे करें। आती सांसों में तुम हो, जाती सांसों में तुम हो। बहुत खूब। मेरी मोहब्बत की हदों का इम्तिहान न लेना। मेरी मोहब्बत की हदों का इम्तिहान न लेना। अब तो जिंदगी के इस पार भी तुम हो और उस पार भी तुम हो। अभी तुम हो, वाह, बहुत खूब। तो ये मेरी कुछ कुछ मुझे याद थी, तो उसी को लेके मैंने नहीं इसको नहीं, बहुत कंपोज बढ़िया, किया बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बाकी तो वो आपने डायरियां किधर गई, क्या किधर गया, कुछ पता नहीं। तो आपने बीएड करने के बाद बीएड की डिग्री को काम में लिया आपने किसी प्रकार से? वहां मैंने शादी से पहले पढ़ाया, और फिर उसके बाद चूंकि विवाह होने के बाद मैं 1999 में 99 में मैं मुंबई आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब उनका मुंबई में है। तो आज 22 साल हो गए हैं, तो तब से मुंबई में हूँ। तो यहाँ भी मैंने पढ़ाया, कई स्कूल में पढ़ाया। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जब सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है परेशानी मैनेज आती है, करने सही। में। हाँ। हाँ और हाँ हाँ। बच्चे, हाँ, बच्चे को सबसे ज्यादा, आजकल तो क्रैच भी बहुत अच्छे चल गए हैं, जो कि आप सीसीटीवी लगे होते हैं, आप जहां भी बैठे हैं अपने बच्चे को देख सकते हैं। वो ये झूठ नहीं कह सकती कि उसने खाना खिलाया नहीं खिलाया, या बच्चे को जो करना है वो कराया नहीं कराया, जरूरतें पूरी की नहीं की, रो रहा है बच्चा या क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं। उस समय तो कुछ नहीं था।
तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने यही डिसाइड किया कि बच्चे की जो नैसर्गिक जो उस समय जरूरत है उससे वंचित करके, अगर हम नहीं जरूरत है ज्यादा उससे वंचित किया जाए तो ऐसी किसी उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए वो सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो चलता रहा, छूटता रहा, फिर छोड़ी, फिर की, फिर छूटी, फिर की, तो ऐसे चलता रहा एक्चुअली। जो एक लगातार जो एक कंटिन्यूअस था वो उसमें नहीं रहा, ये है। तो आपका ससुराल कहाँ, बम्बई बम्बई में ही नहीं है? नहीं, ससुराल एक्चुअली मेरा डिस्ट्रिक्ट जालौन है, यूपी में। यूपी में अच्छा डिस्ट्रिक्ट जालौन, हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट अच्छा। जालौन के पास एक गांव है खक्सीस, तो वहाँ मेरी ससुराल है। और चूंकि मेरे जो ससुर जो थे वो उनकी माता जी की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो दादी थी अ, वो थी, और जो उनकी बुआ जो थी वो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है बरेली के पास में। तो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के पास में एक कस्बा है बीसलपुर, तो वहां उनकी बुआ ले गई क्योंकि हमारे ससुर जी बहुत छोटे थे तब उस समय। तो उनके वहां उन्होंने पाला, बुआ ने पाला, सब किया। बुआ काफी बड़ी थी, पाला किया। और ससुर जी जो थे हमारे आरपीएफ में थे, इंस्पेक्टर थे, तो वो कई जगह रहे, अच्छा अच्छा। अयोध्या है, लखनऊ है, फैजाबाद है, और लास्ट में इलाहाबाद से वो रिटायर हुए। तो फिर उन्होंने बहुत बढ़िया। जालौन में आने की बजाय उधर उनका बचपन जो था वो बीसलपुर में गुजरा, तो वहीं उन्होंने अपना मकान बनाया, उन्हें वहीं से लगाव था, सब था, तो वहीं रहे। तो जो है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट जालौन में हमारे जो चाचा ससुर हैं वो है, सब जो है बुंदेलखंड में ही है। और जो ससुराल साइड का जो हमारी जो खेती वगैरह जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट जालौन में जो गांव है वही है सब। लेकिन ससुर हमारे जरूर थोड़ा इस कोने से उस कोने में बसे। तो अब तो हमारे ससुर और जो सास हैं वो दोनों नहीं है, स्वर्गलोक में वास कर रहे हैं। तो बस ये है। और जो पति जो है तब से नौकरी की वजह से जो है हम मुंबई में हैं, ये है। तो बहन, हमारे साथ में पटल के उस पार जो है वो मास्टर राम जी लाल जी वर्मा जुड़े हैं। राम जी लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका आभार। और रामदास जी गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। रामदास जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। तो बहन, सब अब हम्म आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले मेरे पिताजी कहते हैं कि देश में, क्योंकि मैं समसामयिक भी लिखती हूँ, तो रचनाएं, गजल है, कविता है, गीत है, समसामयिक है, तो एक सबसे पहले तो मैं जो समसामयिक है उस पे ही कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि हम कभी भी कितना भी अच्छा कर ले, तो हम पिताजी से कहते थे अपने कि पापा आप कभी तारीफ नहीं करते, सब हमारी तारीफ करते हैं, आप नहीं करते। ये है, जो भी करता है तो वो कहते हैं कि हम क्या तारीफ करें, तारीफ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बने, तारीफ तो जब है तुम्हारी, जब अपने बगल बच्चों की वाले तारीफ तो करे। कोई भी कर लेगा। हाँ अपने हाँ बच्चों की तारीफ तो कोई भी कर सकता है। हाँ हाँ। मजा जब तो है जब दूसरे तारीफ करें। हाँ, तो लेकिन हमें लगता था कि कभी हमारे पिताजी भी हमारी तारीफ करें, हाँ लेकिन हाँ हाँ वो हाँ। इस मामले में बड़े कंजूस थे, अभी भी कंजूस हैं, वो नहीं करते, अभी भी हाँ कंजूस है। माता जी तो मेरी नहीं है अब, वो विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन पिताजी हैं वो अभी भी बहुत कंजूस हैं तारीफ में, वो नहीं करते। तो वो तो मैंने ये तो वही है कि जो हमारा देश है, देखिए अच्छाइयां हैं, चारों तरफ तारीफ होती है, जो हमारी नीतियां हैं या सब है, सबकी चारों तरफ विश्व तारीफ करता है। लेकिन जो ये तो ठीक अंतरराष्ट्रीय स्तर स्तर पर ठीक है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते मैं एक बहुत सी भी अभी कुरीतियां हैं हमारे देश में, चाहे आप दहेज अभी भी चलता है, एक कन्या भ्रूण हत्या अभी भी है। आप न्यूज़पेपर में पढ़े, सब पढ़े, अभी भी कितनी न्यूज आपको हाँ। सुनने को मिल जाती है, आज बच्ची यहाँ मिली, आज वहां मिली। तो मैं एक जो आपके सामने रचना जो रखूंगी वो मैं कन्या भ्रूण हत्या पे ही रखूंगी। और
वो एक कुरीति है। और सबसे बड़ी बात है, पुरुष को तो बाद में हम उसको, वो तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन स्त्री भी कम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। तो वो रचना मैं आपके सामने रखती हूँ। और उसकी शुरुआत ऐसे है कि कन्या जो है वो अपने माता के गर्भ में है, और वो वहां से क्या कहती है, ये आप सुनिएगा। स्वागत है। कि इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। जिस अंधेरे में हूं मैं अभी, जिस अंधेरे में हूं मैं अभी, एक अनचीना सा भय लगता कभी कभी। जिस अंधेरे में हूं मैं अभी, एक अनचीना सा भय लगता कभी कभी। तूने नहीं दिया साथ तो, तूने नहीं दिया साथ तो, होता कैसा है प्रकाश कैसे जानूंगी। इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। ईश्वर ने मुझको भेजा, ईश्वर ने मुझको भेजा, 9 माह तक तूने मुझे सहेजा। ईश्वर ने मुझको भेजा, 9 माह तक तूने मुझे सहेजा। त्याग करेगी तू मेरा विवशता में ही सही, त्याग करेगी तू मेरा विवशता में ही सही। मिलेगी भविष्य में अगर कहीं। जो बच्चियां, ठीक है, जिनकी हत्या हो जाती है, जो है, जो मिलती हैं इधर उधर, वो अनाथ आश्रम में पलती हैं। कहाँ कौन बच्ची कहाँ पल रही है, उसके माँ कहाँ है। मान लीजिए भविष्य में कल्पना भी कीजिए कि वो टकराते भी हैं एक दूसरे से, तो कौन किसको पहचानेगा। सही। कि त्याग करेगी तू मेरा विवशता में ही सही। मिलेगी भविष्य में अगर कहीं। तू मुझे मैं तुझको कैसे पहचानूंगी। इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। अब देखिए वो क्या कहती है कि देखूंगी संसार कैसे, देखूंगी संसार कैसे। भाई बहन दादा दादी चाचा ताऊ ताई चाची। देखूंगी संसार कैसे, भाई बहन दादा दादी चाचा ताऊ ताई चाची। इमली से खट्टे कुछ शहद से मीठे जैसे रिश्ते, इमली से खट्टे कुछ शहद से मीठे जैसे रिश्ते। उन सब का स्वाद मैं कैसे जानूंगी। इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। अब वो कहती है कि जितना प्रेम तू माँ करती भैया से। अभी बच्ची जो है वो इस दुनिया में आ भी जाती है, और तो भी भेदभाव, फिर भेदभाव होता है कि जो लड़का है और लड़की है, उन दोनों के बीच में अभी भी है। शहरों में तो फिर भी नहीं है, लेकिन अभी कस्बों में और गांव में अभी भी है। और एक जो शहर में तो हमारा कितना, देश का कितना हिस्सा बसता है। शहर में 30% बसता होगा, 70% तो गांव और कस्बों में ही बसता है। भारत तो गांव में ही बसता है। हाँ, भारत तो गांव में ही बसता है। तो इसलिए ये अभी भी बड़ी समस्या है। वो कहती है कि जितना प्रेम तू माँ करती भैया से, जितना प्रेम तू माँ करती भैया से, एक अंश कर ले तू अपनी चिरैया से। सब कुछ दे देना तू भैया को। एक बहन के लिए भाई का प्यार बहुत होता है। वो मतलब भाई को बड़े हैं तो भी, चाहे छोटे हैं तो भी, क्योंकि मैं अपने से जानती हूँ कि मतलब एक इतना कि मुंह का निवाला भी भाई को दे दे कि भैया तुम खुश रहो। सब कुछ दे देना तू भैया को, बस अपने सारे दुख दे देना तू मुझको। जितना प्रेम तू माँ करती भैया से, एक अंश कर ले तू अपनी चिरैया से। सब कुछ दे देना तू भैया को, बस अपने सारे दुख दे देना तू मुझको। बस ममता की प्यासी हूँ, बस ममता की प्यासी हूँ। तेरी पीड़ा के विष को मैं अमृत सुधा बनाऊंगी। बस ममता की प्यासी हूँ, तेरी पीड़ा के विष को मैं अमृत सुधा बनाऊंगी। इस संसार में मुझको लाना माँ, तेरा बड़ा उपकार मानूंगी। अंतिम पंक्तियां कि नव सृजन होगा कैसे, नव जीवन होगा कैसे। नव सृजन होगा कैसे, नव जीवन होगा कैसे। माता हो या पिता, दोनों का ही दृष्टिकोण बदलना चाहिए। नव सृजन होगा कैसे, नव जीवन होगा कैसे।
माता हो या पिता दोनों का ही दृष्टिकोण बदलना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री दोनों को। पुरुष हो बहुत या स्त्री दोनों को जनने के लिए एक स्त्री ही चाहिए, जनने के लिए एक स्त्री बहुत ही चाहिए, जनने के लिए एक स्त्री ही चाहिए। ये बहुत मेरी बहुत खूब, बहुत खूब, हृदय स्पर्शी आपने इसको दृश्य साथ आधारित कर दिया है। क्योंकि ये बहुत आज सुंदर भी, है। धन्यवाद, ये आज भी जो है हम देखते ही है अपने समाज में। और सबसे बड़ी बात, हमें ना पता चले लेकिन आज का जो चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, तो वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खबरें तो आजकल आती ही रहती हैं। तो मतलब जीव को कभी हमारे साथ में डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा जुड़ गए हैं। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है। तो दर्शकों, बहुत बहुत आभार जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार आप ईश्वर लोग ने अपना समय दे रहे हैं। ईश्वर ने महिला को ममता की मूर्त बनाया है, स्नेह कूट कूट करके भरा है, और उसके अतिरिक्त त्याग की भावना महिला में जितनी होती है उतनी किसी में नहीं होती है। माँ बन करके वो त्याग करती है, बहन बन करके त्याग करती है, पत्नी बनकर भी त्याग करती है, और उसके उपरांत भी वो कुछ नहीं मांगती, फिर भी उसके नेत्रों में स्नेह भरा होता है, उसकी वाणी में मधुरता भरी होती है। और यही इसी का चित्रण मीनाक्षी जी ने किया है। आपका इस रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने जो काव्य यात्रा प्रारंभ की, उसके पश्चात आपने ये विधिवत किसी से सीखा या एकलव्य की तरह ही आगे बढ़ती गई? बस एकलव्य की तरह ही आगे बढ़ रही हूँ सर। लेकिन हाँ, बस जब मैं मंच पे इतने बड़े बड़े अपने पुरोधाओं को सुनती हूँ तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोशिश जरूर करती हूँ। बस ये बस, हाँ। हमारे साथ बहन गीता द्विवेदी जी भी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गीता जी, आप पटल पर पधारी, आपका बहुत बहुत आभार। और मीनाक्षी जी को सुन रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहन, आप जब ससुराल विवाह होकर के गई तो वहां कोई प्रतिक्रिया हुई क्या? किस विषय में? कविताओं के बारे में, लेखन के बारे में? किसी को पता ही नहीं, मैंने जब ही नहीं पता चला, बताया, मतलब कभी जिक्र ही नहीं हुआ। अब आप ये समझिए, अभी जो मैंने ये फिर से फुल फ्लेज में जो है पूरी तरीके से लिखना शुरू किया है, वो अभी भी मैं 2-3 साल से लिखना शुरू किया है। तो मेरे परिवार में सब लोग चौंक गए, अच्छा तुमने ये भी गुण था। तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा पता भी आप सबको कहाँ से होता, अगर मैं बताती तो ही पता होता, तो इसलिए किसी को पता नहीं था। हमारे साथ में आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका आभार। गीता द्विवेदी जी कह रही हैं कि मीनाक्षी जी हमारे पटल पर भी आ चुकी हैं। हाँ जी, गीता जी के पटल पे मैं 2 बार गई हूँ और बहुत ही सुंदर उनका काव्य पाठ सबका रहा, बहुत सफल प्रोग्राम रहा। और उनका पटल भी ईश्वर की कृपा से दिनों दिन उन्नति कर रहा है। तो और सबने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा किया था। तो इसके पश्चात आता है, इसमें कोई कठिनाई आपको विवाह उपरांत कोई कठिनाई आई विवाह लेखन उपरांत की लेखन यात्रा में? नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे पति जो हैं वो इतने, मतलब इतना सामंजस्य बिठाते हैं कि मतलब वो हम बता ही, शब्दों में तो हम बता ही नहीं सकते। वाह, बहुत खूब। आज जो भी कुछ है, अगर मैं बाहर भी जाऊं, मतलब बाहर अभी तो खैर 2 साल से तो ये कोविड की वजह से जो लाइव ऑफलाइन जो प्रोग्राम है वो तो हो ही नहीं पा रहे।
लेकिन अभी भी मैं पिछले दिसंबर में भोपाल गई थी, प्रोग्राम था, और अभी भी भोपाल में है, मैं जाऊंगी या जहां भी है। तो मेरे ऊपर उन्होंने कभी भी कुछ चाहे, देखिए मैं बहुत साफ कहती हूँ कि मैं आत्मनिर्भर फाइनेंशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति को जो है वो सब, चाहे उन्होंने कभी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब तुम, वो हमेशा एनकरेज करते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, बात को करो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, अपने लिए वक्त निकालो, अपना तुम्हें जो करना है मन है करो, तुम जहां जाना चाहती हो तुम जाओ। कभी भी मतलब इस मामले में शायद ईश्वर ने मुझे क्या कहें, बड़ी कृपा है उनकी मेरे ऊपर। तो ये ईश्वर की कृपा ही है कि आपको इतने अच्छे जीवन साथी मिले। अरे बहुत बहुत, मैं वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, उस भावना को अपनी शब्दों में नहीं कह सकती। ये है, कुछ लोग ही ऐसे कुछ नसीब होते हैं जिन्हें इतना जीवन साथी, बढ़िया जीवन साथी मिलता है, बहुत जो बहुत बहुत हर जगह बहुत सहारा बहुत बहुत देते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से, चाहे हर भावनात्मक तरीके हो, से। चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे मतलब बहुत सहयोगपूर्ण व्यवहार है, और इतना, और मान सम्मान इतना है कि मतलब क्या, अब तो यानी कभी कभी तो आप आपको पत्नी कम और मित्र ज्यादा समझते हैं। मित्र सही बात है, पत्नी वाला तो हमारा है ही नहीं, बल्कि हम रौब जमा लेते हैं उनपे, तो हम पे रौब नहीं जमाते। तो हम मित्र रौब भी जमा जमा सकता लेते है, मित्र भी रोब जमाता है समय हैं। समय हाँ, पर, ऐसी बात नहीं वो है। तो मित्र बन के भी रौब नहीं अधिकार जमाते, हम चाहे हम मित्र, अधिकार है, चाहे हम मित्र अधिकार, आप समझ के अपना रौब अधिकार जमा काम ले, में चाहे लेती हैं। उनके ऊपर पत्नी समझ के रौब जमा ले, हम ही रौब जमाते हैं। तो, तो मीनाक्षी जी, आप क्या सुनाएंगी आप हमारे श्रोताओं को? आप बताइए, जो सुनना चाहे मैं वही सुनाती हूँ। आप बताइए, श्रृंगार अगर है लिखा हुआ तो श्रृंगार सुनाइए। हाँ बिल्कुल। श्रृंगार में मैं आपको एक, जो मैंने जल्दी में ही लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तुम्हें लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में गाती हूँ, वाह, क्या बात, बहुत तुम्हें सुंदर। लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में कविता गाती हूँ, वाह। ख्वाबों में ख्यालों में तुम मेरे प्रियतम, ख्वाबों में ख्यालों में तुम मेरे प्रियतम, कल्पनाओं के सांचे में तुम्हें हर रोज गढ़ती हूँ, क्या बात, कल्पनाओं के सांचे में तुम्हें हर रोज गढ़ती हूँ, तुम्हें लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में गाती हूँ। अब देखिए क्या कहती हूँ कि सूरज की अरुणाई सी तुम्हारे प्रेम में उष्मा, सूरज, वो सूरज की जो सुबह की होती है उसमें ना तो आपको तपिश होती है ज्यादा, और ना ठंड का, एक बहुत ही सुंदर सा एक मतलब मन भावन। माहौल सा होती है, बहुत इतना सुकून देती है वो हमको सुबह की। तो उसी का मैंने कहने की कोशिश की है कि सूरज की अरुणाई सी तुम्हारे प्रेम में उष्मा, तुम अनुपम हो, अद्वितीय हो, जिसकी कोई नहीं उपमा, तुम अनुपम हो, अद्वितीय हो, जिसकी कोई नहीं उपमा, तुम्हारा हर रूप निर्मल सा, हर रूप पावन सा, क्या बात, तुम्हारा हर रूप निर्मल सा, हर रूप पावन सा, जिसमें डूबने को मैं हर रोज उतरती हूँ, बहुत जिसमें सुंदर। डूबने को मैं
हर रोज उतरती हूँ, तुम्हें लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में गाती हूँ। बिन बोले मेरे दिल की हर बात समझ लेते, बिन बोले मेरे दिल की हर बात समझ लेते, हर चिंता को पल भर में तुम छू मंतर कर देते, हर चिंता को पल भर में तुम छू मंतर कर देते। तुम मजबूत वो तरु हो मेरे जीवन के, तुम मजबूत वो तरु हो मेरे जीवन में, संबल पाने को लता सी मैं तुमसे लिपटती हूँ, संबल पाने को लता सी मैं तुमसे लिपटती हूँ। तुम्हें लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में गाती हूँ। अंतिम बंद। तुम हो तो दिन होली, हर रात दिवाली है, तुम हो तो दिन होली, हर रात दिवाली है। गर तुम नहीं तो मन रीता है, घर खाली है, जो तुम नहीं तो मन रीता है, घर खाली है। तेरे होने से दिन चढ़ता है और रात ढलती है, तेरे होने से दिन चढ़ता है और रात ढलती है। मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम्हें कविता में गाती हूँ। ख्वाबों में ख्यालों में तुम ही तुम मेरे प्रियतम, कल्पनाओं के सांचे में तुम्हें हर रोज गढ़ती हूँ, कल्पनाओं के सांचे में तुम्हें हर रोज गढ़ती हूँ। तो ये मेरी श्रृंगार पे। मीनाक्षी जी हमारे साथ में काव्य जगत के बड़े बड़े स्तंभ जुड़े हैं। मोहन सिंह जी कुशवाहा हैं, प्रमोद निर्मल जी हैं, गीता द्विवेदी जी हैं, रामदास जी हैं, मास्टर रामजी लाल जी हैं। तो इनको मैं कुछ कहूँ वो तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी ये है कि आप सब पुरोधा हैं जो हमारे सब श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी इस रचना से मुझे ये शब्द कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि रचना ऐसी होनी चाहिए तो जिसे जो भी इसे सुने उसे ऐसा लगे कि ये रचना मेरे लिए रची गई है। चाहे इसे पिता सुने उसके लिए भी ये रचना, ये शब्द उनके लिए भी लागू होते हैं, और पति सुने उनके लिए भी ये शब्द फिट बैठते हैं, और अगर मित्र सुने तो उसके लिए भी ये शब्द फिट बैठते हैं। तो रचना वही सार्थक होती है जो सबके दिलों में जाकर के अपना स्थान बनाए और सबको वो कविता मन भाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी, आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना सुना सकती हैं जिसमें आपको बड़ा कटु अनुभव हुआ हो? देखिए, ईश्वर की कृपा से ऐसा कटु अनुभव तो मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि पिता के इतना आप ईश्वर की कृपा कहिए, पिता का संरक्षण कहिए, और विवाह के बाद जो है मेरे परिवार वाले जो है, मेरे ससुराल वाले इतने सब अच्छे हैं कि ईश्वर की कृपा कहिए, उनका प्यार स्नेह कहिए कि मुझे ऐसा कभी कटु अनुभव नहीं हुआ कि जो मुझे मतलब कभी व्यथित करता हो या मुझे मतलब ध्यान जो है रखना पड़े। हाँ। तो मित्रों, मीनाक्षी जी ने भी पहले बताया था कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन मीनाक्षी जी की झोलियां जो है वो ससुराल और पियर दोनों की तरफ से भरी हुई झोलियां हैं। प्रेम का अथाह संसार इनके पास है, अथाह आगार इनके पास है, और
इनकी जो कविताएं सुन रहे हैं और जो मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि साहित्य जगत में भी आपको बहुत प्रेम मिला है, बहुत आपको सत्कार मिला है, बहुत आदर मिला है। ये जान करके बहुत मुझे भी हर्ष हो रहा है, मेरे भी रोए खड़े हो आभार रहे है हैं कि जितना इसमें दे रहे हैं सर। बहन को बहुत कुछ प्रेम प्रेम से प्रेम बहन की झोलियां भरी हुई है। तो अब आप क्या सुना रही हैं अब हमारे एक मैं दर्शकों को? आपको रचना सुनाती हूँ कि बरेली में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और देखिए, जहाँ आपकी कॉलेज होता है, जहाँ आपकी स्कूलिंग होती है, तो उस शहर से आपको बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, बिल्कुल होता है। बहुत प्रेम होता है। और एक समय ये था कि कभी हम चूंकि अब मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में तो आप ये है कि जब तक हस्बैंड की सर्विस है, जॉब है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद जब कभी भी हमें बात चलती थी कि हम घर जो है अपना, मतलब अब यहाँ से तो खैर नहीं रहेंगे, तो मैं हमेशा यही कहती थी मैं तो बरेली में ही रहूंगी। हाँ। क्योंकि जीवन के वो समय आपने वहां गुजारे हाँ, हैं हाँ, जबकि हाँ, मनुष्य को समझ भी आती है और उड़ान हाँ, भी मनुष्य वहीं से भरता है। हाँ, वहीं से भरता है। तो लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, सब होता गया, परिपक्वता आती गई उम्र के साथ। और उसके बाद जब भी बरेली जाना हुआ, तो पता नहीं क्यों, मतलब वो जो जो एक उल्लास होता था, वो नहीं मतलब महसूस हुआ। तो उस पे मैंने एक कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं आपके सामने रखती हूँ, और शायद बहुत लोग मुझे इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि सभी का लगभग किसी शहर में शिक्षा दीक्षा होती है और रहते कहीं और हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों का होता है, तो जरूर मुझसे इस चीज से जो है वो रिलेट करेंगे। तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जहाँ की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो दिन ऐसे थे कि बस कोई कॉलेज चिंता से नहीं। दोस्त लोग सब, मतलब जो सहेलियां थी, सब थे। तो वो आलम ही अलग होता था, वो जमाना ही अलग था कि जहाँ कोई की चिंता नहीं, गलियों, कोई फिक्र नहीं। सही बात है, जेब में पैसे हैं नहीं है, कुछ मतलब नहीं है यहाँ। तो जहाँ की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो शहर आज अपना सा नहीं लगता। जहाँ की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो शहर आज अपना सा नहीं लगता। चेहरे ढूंढने की कोशिश है, चेहरे ढूंढने की कोशिश है, वो गर्माहट वो अपनापन। चेहरे ढूंढने की कोशिश है, वो गर्माहट वो अपनापन, जो थे कभी अपने, वो लड़कपन जीने की कोशिश है। आदमी जब वहां जाता है तो लगता है कि एक बार फिर वही दौर वापस आ जाए, वही पल जी ले फिर। ये चेहरे ढूंढने की कोशिश है, वो गर्माहट वो अपनापन, जो थे कभी अपने, वो लड़कपन जीने की कोशिश है। इस अजनबियत में कहीं अपना निशा नहीं मिलता, वाह, इस अजनबियत में कहीं अपना निशा नहीं मिलता। जहाँ की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो शहर आज अपना सा नहीं लगता। क्या बात, बहुत बहुत। वो जगमगाते रोशन बाजार, जिनसे गुजरे होंगे हम न जाने कितनी बार। वो जगमगाते रोशन बाजार, जिनसे गुजरे होंगे हम न जाने कितनी बार। वो बेफिक्री वो मस्त मौला, वो अल्हड़ से दोस्त यार। क्या बात, वो बेफिक्री वो मस्त मौला, वो अल्हड़ से दोस्त यार। हर चेहरे में किसी ना किसी की तलाश, हर चेहरे में किसी ना किसी की तलाश, पर कोई भी पहचाना सा नहीं लगता। हर चेहरे में किसी न किसी की तलाश, पर कोई भी पहचाना सा नहीं लगता। जहाँ की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो शहर आज अपना सा नहीं लगता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ में श्री कृष्ण जी भारद्वाज शास्त्री जी जुड़े हैं। ये शास्त्री जी आपके, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मथुरा से हैं और मथुरा और बरेली पास पास ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। आपका आशीर्वाद नहीं, हमें प्राप्त हो हाँ, रहा है। हमारी भारद्वाज शास्त्री जी से हमारी अक्सर बात होती रहती, वही फोन कर लेते हैं सामने से, हम कभी कभी
नहीं रह भी जाता है, लेकिन बहुत स्वभाव, अच्छे स्वभाव के बहुत हैं। बहुत और बहुत हाँ, सुंदर और स्वभाव के वो, व्यक्तित्व है इनका, हाँ, वो बात भी करते हंसमुख हैं तो आदमी मतलब है। इतने अपनेपन से करते हैं, इतने हक से करते हैं कि क्या होता है। हाँ, हाँ, बहुत तो बेबाक मतलब मैं, बात करने वाले आदमी हैं। हाँ 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 हाँ, इनका तो व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर है। और अपनी ठेठ जो, अपनी ब्रज भाषा में जो बात करते हैं तो वो अपनापन बहुत लगता है उनके साथ। ये है। तो अंतिम इसकी जो आखिरी लाइनें हैं वो मैं रखती हूँ कि स्वागत हवाओं में अब एक अजब सी खलिश है, हवाओं में अब एक अजब सी खलिश है, जो मुझे खींच सके न कोई अब ऐसी कशिश है। हाँ हाँ, क्या बात, बहुत हवाओं में अब एक अजब सी खलिश है, जो मुझे खींच सके न कोई अब ऐसी कशिश है। जहां जहां के जर्रे जर्रे में फसाने थे मेरे, जहां के जर्रे जर्रे में फसाने थे मेरे, वहां कोई अब अफसाना नहीं मिलता। जहां के जर्रे जर्रे में फसाने थे मेरे, वहां कोई अब अफसाना नहीं मिलता। जहां की गलियों में कभी घूमा करते थे बेसबब, वो शहर आज अपना सा नहीं लगता। बस बस। मीनाक्षी जी, आपने तो इस रचना से हम सबको विद्यार्थी जीवन में ले जाके छोड़ा है। हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम पुनः उस उम्र में आ गए हैं। और आप जो बता रही हैं वो भी बिल्कुल सही बात है कि कुछ तो समय का परिवर्तन हो गया है। सही बात कुछ है। स्थान कुछ स्थानों का जगह भी परिवर्तन हो गया है। वहाँ जो पहले कभी जो मकान हुआ करते थे, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। सही जो बात है, बिल्कुल सड़कें, बिल्कुल सही कह रहे सकड़ी हैं। सड़कें थी, वो सड़कें भी चौड़ी हो गई है। आबादी भी बढ़ गई है, पहले इतनी आबादी वो तो नहीं है। थी। अच्छा, और पहले जो प्रेम लोग, भी था। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी और क्या बात है कि जो साथ में पढ़े होते हैं वो कहीं किधर निकल गए, कहीं किधर निकल गए, तो वो भी है। लेकिन मतलब थोड़ा सा नजरिया भी बदल गया है शायद, जो पहले जितना प्रेम होता था वो अब उतना पहले नहीं नहीं था, है। नहीं। नहीं है। वो समय परिवर्तन का हम्म असर है, प्रभाव है। हम्म तो अब आप नारी शक्ति पे अगर आपने कुछ लिखा हो तो हमारे हम्म। दर्शकों को सुना दीजिए। और नारी शक्ति पर हम आपकी रचना के बाद में कुछ संदेश भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, मीनाक्षी जी बरेली में पढ़ी, वहां पली बढ़ी और अब बंबई में रह रही हैं अपने परिवार के साथ में। और वहां भी इनका लेखन कार्य चालू है, करती रहती हैं लेखन। और हमें अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिलती हैं। हाँ बहन जी। तो एक मैं छोटी सी है रचना में रखती हूँ आपके सामने कि गर्म रोटियां हर रोज बनेंगी, गर्म रोटियां हर रोज बनेंगी, रसोई हर रोज महकेगी। गर्म रोटियां हर रोज बनेंगी, रसोई हर रोज महकेगी। स्वादिष्ट पकवानों से थाल सजेगा, स्वादिष्ट पकवानों से थाल सजेगा। कोना कोना घर का स्त्री के स्पर्श से खिल उठेगा। स्वादिष्ट पकवानों से थाल सजेगा, कोना कोना घर का स्त्री के स्पर्श से खिल उठेगा। मंदिर में जैसे ईश्वर वास करते हैं, मंदिर में जैसे ईश्वर ईश्वर वास वास करते करते हैं। हैं। स्त्री स्त्री से घर देवालय सा सुवासित हो उठेगा। हाँ हाँ। मंदिर में जैसे ईश्वर वास करते हैं, स्त्री से घर देवालय सा सुवासित हो उठेगा। यहाँ पे मुझे सुंदरकांड की पंक्तियां याद आती हैं कि हनुमान जी जब देखिए सीता जी को ढूंढते हुए जब सबसे पहले रावण के महल में जाते हैं, तो देखिए तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में स्त्री को किस स्थान पर रखते हैं। तो वो चौपाई है कि मंदिर मंदिर अग्नि, मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा प्रतिकर देख, सौदा, जोधा क्या अग्नित जोधा गयो सौदा। दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाई, सैन किए देखा कपिदेही, मंदिर मौन अधिक वैदेही। अब देखिए हाँ हाँ। यहाँ पे कितनी एक सुंदर बात है
कि रावण ने जो काम किया वो दुराचार ही था एक तरीके से। आप पराई स्त्री को हर ले जाए, फिर भी उसके महल को मंदिर उन्होंने तुलसीदास जी ने क्यों कहा? क्योंकि रावण जो था अपनी पत्नी के साथ शयन कर रहा था। जहां पति पत्नी एक या स्त्री का देखिए मान, देखिए पत्नी का मान, देखिए कि जिस घर में स्त्री है वो घर जो है मंदिर समान होता है। इसलिए रावण को दुराचारी होते हुए भी उन्होंने उसके महल को मंदिर कहा। और वहीं जब विभीषण के इधर जाते हैं तो वो उस चौपाई में उनको मंदिर नहीं कहते, उनके घर को उनको नहीं कहते हैं। वो चौपाई मुझे नहीं याद आ रही है। तुलसी राम नाम अंकित ग्रह शोभा बने जाए, अवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। तो देखिए उनके घर को भवन उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय उनकी पत्नी जो थी वो सीता जी की सेवा में थी, विभीषण जी अकेले थे, तो उनके घर को उन्होंने भवन कहा कि भवन दीक सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। तो आप देखिए कि तुलसीदास जी ने कितना उच्च स्थान नारी को दिया है कि नारी जहां है वहां जो है वो घर मंदिर कहलाता है। तो और आज जो स्थिति है शायद हम अपने उनको सबको भूल गए हैं। तो वही मैंने इसमें कहने की कोशिश की है कि मंदिर में जैसे ईश्वर वास करते हैं, स्त्री से घर देवालय सा सुवासित हो उठेगा। वो अपनी संततियों को जन्म देती है, वो अपनी संततियों को जन्म देती है, सर्वस्व न्यौछावर कर पोषित करती है। करेंगी ओढ़ कर सब आत्मसम्मान की चूनर। देखिए प्रगति की बातें तो बहुत करते हैं, शायद घर में आज भी बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को उतना बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। बात तो करते हैं लेकिन उसको मैंने इसमें कहा है कि करेंगी, आप उन्हें मौका तो दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए उन्हें, जो भी वो करना चाहती हैं, छोटा मोटा बड़ा जो भी है, एक प्रोत्साहन की जरूरत है उनको कि करेंगी। और वो सब आत्मसम्मान भी अपना बचा के रखेंगी, अपने घर का भी सम्मान बचाए रखेंगी। सब कुछ करके भी कहते ना, स्त्री जब चलती है तो पल्लू में अपना आत्मसम्मान और अपने घर का सम्मान बांध के चलती है। तो करेंगी ओढ़ कर सब आत्मसम्मान की चूनर, भेदेंगी अपने लक्ष्यों को आकाश को छूकर। करेंगी ओढ़ कर सब आत्मसम्मान की चूनर, भेदेंगी अपने लक्ष्यों को आकाश को छूकर। उनकी सपनों की उड़ानों को एक अवसर तो दो ना, उनकी सपनों की उड़ानों को एक अवसर तो दो ना। वे आदि शक्ति हैं ये तो कहते हो आप, 9 दिन आदि दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अम्बी जी को पूजते हैं, लेकिन जो आपके घर में है आप उसका क्या है कि आप ये कहते तो हैं कि वे आदि शक्ति हैं ये कहते हो, बदल कर कथनी को करनी में आज ही सच कर दो ना। उनके सपनों की उड़ानों को एक अवसर तो दो ना। वे आदि शक्ति हैं कहते हो, बदल कर कथनी को करनी में आज ही सत्य कर दो ना, आज ही सत्य कर दो ना, आज ही सत्य। बात खूब। हमारे साथ में बहन कमलेश जी सक्सेना सजल शिवपुरी से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी है, वहां से बहन का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, ये मीनाक्षी जी का स्त्री के प्रति जो इनका नजरिया है वो इन्होंने अपनी कलम से अपने शब्दों में उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहन आप सब कुछ लिखती हैं, आपने ओज भी लिखा है क्या? ओज तो सर मैं नहीं लिखती हूँ, सही बात बताऊं। अच्छा। ओज तो नहीं लिखती हूँ, ओज मेरा एक कहीं क्षेत्र नहीं है। तो लेकिन और मैंने कभी एक्चुअली प्रयास भी नहीं किया, तो लेकिन तो अब मैं आपको उन्हें विद्यार्थी जीवन में ले चलता हूँ। आपने अपनी प्रथम कविता कभी स्कूल में, कॉलेज में मंच पर सुनाई? हाँ जी, मंच पे मैं जब अपने बीए कर रही थी तो बीए में मैंने सुनाई थी कविता। अब चूंकि उस समय झिझक बहुत होती थी और कभी कभार कहीं साल में, कहीं 2 साल में एक आध लिख ली तो लिख ली। अब चूंकि माहौल ऐसा नहीं था तो फिर तो कभी कभार ही ऐसा होता था कि
कोई अच्छा था, ज्यादातर ये होता, अक्सर तो प्रोग्राम होते नहीं थे। एनुअल फंक्शन हो गया, साल में एक ही फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन, तो अब उसमें ही जो कुछ करना है वो कर लीजिए। तो बस वही उसी समय जो था, कहीं जो होता था तो मैं करती थी। तो मेरा मेरा पूछने का कारण यह है कि जब आपने प्रथम बार मंच शेयर किया, मंच पे आप गई और अपनी रचना सुनाई, उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी? और मुझे विश्वास है कि जब आप कविता आपकी पूरी हुई होगी, रचना पूरी हुई होगी, तो तालियों की गड़गड़ाहट भी खूब हुई होगी। तो उस वक्त आपकी मनोस्थिति से हम अवगत होना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पहली जो मैंने कविता थी, वो विषय तो नहीं मुझे याद है, लेकिन वो ऐसा था कि वाद और विवाद जैसा था, पक्ष और विपक्ष जैसा होता है ना डिबेट में, उस तरीके की थी। हालांकि मैं वो जो टॉपिक उन्होंने दिया था, विषय दिया था, मैं वो जानती थी कि जो पक्ष है उसका वो ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन विपक्ष उतना जो था मजबूत नहीं होगा। लेकिन हमने कहा कि भाई ठीक है, मौका मिल रहा है, जो भी है ईश्वर देखेंगे, बाकी कलम हमारी देखेगी। तो ऐसे करके जो था, मैंने अपना विपक्ष जो कविता के रूप में रखा। लेकिन हाँ, बहुत सराहा गया कि पहली बात तो कुछ किसी ने वो फिर सब पक्ष की ही तरफ जिन्होंने भी नाम दिए थे, सबने पक्ष में ही वो कविता कहने के नाम दिए थे, विपक्ष में तो कोई आ ही नहीं रहा था, एक मैं ही अकेली थी। तो लेकिन सबने यही दाद दी कि इसका मतलब विपक्ष बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने ये हिम्मत की और आपने लिखी, तो तालियां तो मिली थी, सराहना भी हुई थी। तो वही हमारे साथ में कुमारी चंद्रा देवी स्वर्णकार जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमला चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार है। तो अब हमारा ये कार्यक्रम समापन की ओर है, 2-4-5 मिनट बचे हैं। अब आप अपनी पसंद की कोई बहुत खूबसूरत सी एक रचना आप प्रस्तुत कर दीजिए, सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। एक मतलब मैं एक, आप कहिए ये मैं मैसेज भी है, एक इसमें संदेश भी देना चाहूंगी कि बहुत चीजें हमें जो है पकड़ के नहीं रखना चाहिए आपस में। गिले हैं, शिकवे हैं, सब हैं, ये हमें जो हम शारीरिक रूप से तो और मानसिक रूप से तो हमें नुकसान पहुंचाते ही हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने रिश्तों से अलग कर देते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लिखी है जो मैं आपको सुना रही हूँ स्वागत। कि आओ छोड़ो आओ छोड़ो कोई और बात करें, आओ आओ छोड़ो कोई और छोड़ो बात करें। और कोई बात करें, जो गुजर गया वो गुजर गया। वाह, आओ छोड़ो और कोई बात करें, जो गुजर गया वो गुजर गया। जो तूने किया उस पे सवाल न कर, जो तूने किया उस पे सवाल न कर। जो मैंने कहा वो हिसाब न कर, जो तूने किया उस पे सवाल न कर। जो मैंने कहा वो हिसाब न कर। अब जिक्रो मलाल का क्या फायदा, अब जिक्रो मलाल का क्या फायदा। जो गुजर गया वो गुजर गया। आओ छोड़ो और कोई बात करे, जो गुजर गया वो गुजर गया। बहुत बहुत। जो मुझे देख रास्ता बदलते थे, जो मुझे देख रास्ता बदलते थे, रकीबों से मेरे बड़े हंस के मिलते थे। जो मुझे देख रास्ता बदलते थे, रकीबों से मेरे बड़े हंस के मिलते थे। वो आज चौखट पे मेरी खड़े हैं होके पशेमा। रकीबों अर्थात प्रतिद्वंदी। जी, रकीब प्रतिद्वंदी, पशेमा मतलब शर्मसार। हम्म। वो आज चौखट पे मेरी खड़े हैं होके पशेमा। क्या गिला करें वो चाक जिगर कैसे सिया। हाँ। जो मुझे देख रास्ता बदलते थे, रकीबों से मेरे बड़े हंसके मिलते थे। वो आज चौखट पे मेरी खड़े हैं होके पशेमा। क्या गिला करें वो चाक जिगर कैसे सिया। आओ छोड़ो कोई और बात करें, जो गुजर गया वो गुजर गया। बहुत बहुत। आखिरी शेर कि एक नई कहानी तुम लिखो, ये हर किसी के लिए है कि एक नई कहानी तुम लिखो, एक नई कहानी हम लिखें।
एक नई कहानी तुम लिखो, एक नई कहानी हम लिखें, गुलो खार दोनों ही थे, गुलो फूल और खार कांटे। हाँ, गुलो खा दो। एक नई कहानी तुम लिखो, एक नई कहानी हम लिखें, गुलो खार दोनों ही थे, किसके नसीब से क्या मिला, ना तुम लिखो ना हम लिखें। बस एक नई कहानी तुम लिखो, एक नई कहानी हम लिखें, गुलो खार दोनों ही थे, किसके नसीब से क्या मिला, ना तुम लिखो ना हम लिखें। यही तकाजा वक्त का है, यही तकाजा वक्त का है, जो गुजर गया वो गुजर गया, आओ छोड़ो कोई और बात करे, जो गुजर गया वो गुजर गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। बस बहुत सुंदर धन्यवाद। रचना है बहन जी। लेकिन धन्यवाद। आज अगर हम ये बात करते हैं जैसा आपने अपने शब्दों में ढाला है, तो उसे लोग हमारी कमजोरी भी समझ लेते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है कि यदि आप किसी के सामने झुकते हैं, आपकी भलमनसाई को वो आपकी कमजोरी समझ करके उल्टा आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। मेरा मेरा मानना अनुभव ये, बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, नहीं ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक आपकी बात भी सही है और यह हकीकत भी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो अपना पक्ष है अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से मजबूती के साथ रखते हैं, अगले को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो उसकी सोच उसको मुबारक। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब हम बहुत ज्यादा है, देखिए जितना इंसान मुझे लगता है कि कभी ना कभी अगर बहुत सी, देखिए एक छोटी सी बहुत आपको मैं उदाहरण देती हूँ, अगर हम किसी को 4 दिन अगर हमने 4 बार फोन किया किसी को, है ना, और वो एक बार भी नहीं करता, तो लोगों का ये, मुझे ये लगता है कि मुझे वो नहीं करता, ठीक है मेरा मन किया मैंने बात कर ली, मैं कह रही 4 बार मैं करूंगी तो 5वीं बार एक बार तो वो करेगा, कभी तो उसके दिमाग में ये आएगा, मन में ये आएगा, अरे ये हमें तो रोज फोन करती हैं, लाओ एक बार हम भी कर ले। तो मतलब कभी ना कभी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जब जहां तक मेरा मानना है कि कोशिश हो कि हम पकड़ के ना बैठे चीजों को, जब पकड़ लेते हैं चीजों को तो वो मन और मस्तिष्क और सबसे बड़ी बात है मानसिकता बड़ी दूषित सी हो जाती है, या तो बिल्कुल उसको तोड़ ही दो, सोचो ही नहीं फिर उस बारे में, और है तो जो है अगर थोड़ा सा आपको संभावना है कि नहीं इसमें सुधार हो सकता है, तो हमें मुझे लगता है कि पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लेकिन आज चीजों के जमाने में ये दुनिया मतलब की दुनिया हो गई है, जहाँ स्वार्थ आदमी का होता है वहां समझ करके भी वो नासमझ हो जाता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन मुझे वही है मैं कि आपको 4 लाइनें बताता हूँ कि मतलब की पहचान यहाँ तेरा अपना कोई नहीं, पड़े मुसीबत जब भी हम पर, मिलता कोई साथ नहीं, मिलता कोई साथ नहीं। सही तो बात ये दुनिया इतनी मतलब की हो गई है कि हर आदमी अपना मतलब पहले देखता है, दूसरे का बाद में देखता है। इसी चलिए पर मैं आपके आपके सामने अगर समय हो तो एक छोटी सी रखूं मैं आपके सामने स्वागत है, कि स्वागत है। सुनिएगा, और इसमें सच्चाई भी है, और लेकिन सच्चाई तो है लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमें भाई समाज में रहना है, और आज कहते हैं ना एक लाइन है सोशियोलॉजी में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम उसे मतलब वो कट ऑफ होके नहीं चल सकते। तो अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे, अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे, सोच समझ के रिश्ते बनाने लगे, अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे, गर जुबां तल्ख हो जाए तो कभी, गर जुबां तल्ख हो जाए तो कभी, बेअदब जान बच के निकलने लगे, बेअदब जान बच के निकलने लगे, अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे, कोई किसी के लिए कुछ करे बेसबब, ये सच्चाई है कि कोई किसी के लिए कुछ करे बेसबब, मतलबी लोग उसको समझने लगे, जरूर कोई ना कोई मतलब होगा, कौन आजकल किसी के लिए कुछ करता है,
कि कोई किसी के लिए कुछ करे बेसबब, मतलबी लोग उसको समझने लगे। अब बिल्कुल सही है। मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे। लीक से कोई हटके चलता नहीं, लीक से कोई हटके चलता नहीं, लोग पागल न उसको कहने लगे। लगे क्या बात। लोग पागल न उसको कहने लगे। अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे। आखिरी शेर, ये सच्चाई है जो मैं इस आखिरी शेर में कहूंगी। कहीं ना कहीं हमें मतलब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेके थोड़ा जहां तक हो सके सामंजस्य बिठाना ही चाहिए। इसलिए आज तन्हा यहाँ हर कोई, इसलिए आज तन्हा यहाँ हर कोई, हर किसी पे जो शक अब करने लगे, हर किसी पे जो शक अब करने लगे। अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे, सोच समझ के रिश्ते बनाने लगे। अब मिजाजे मोहब्बत बदलने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सबकी मतलब बहुत सुंदर इंटेंशन बहन जी। जो भी है उसको शक तो करना छोड़ना ही होगा ना। जब तक हम शक करते रहेंगे तो अकेले ही पड़ जाएंगे। तो ये है कि जितना दे सकते हैं उतना देना चाहिए, बाकी सामने वाले की इच्छा है, भगवान उसमें भी परिवर्तन कुछ करेगा, कभी तो कल तो आएगी। मित्रों, ये हमारे साथ आज थी बंबई से आदरणीय मीनाक्षी शर्मा पंकज। आप बंबई से सीधा लाइव हो रही थी। हमने इनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा। और इन्होंने जो आखिरी बात कही उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आप लोग भी मेरी एक बात से इत्तेफाक करेंगे कि समझौता कीजिए, लेकिन जहां आपके मान सम्मान की बात आती है वहां आप बिल्कुल भी बस समझौता न करें। अगर मान सम्मान आपका अगर नहीं रहेगा तो फिर वो समझौता भी किसी काम का नहीं रहेगा। अपना सर्वप्रथम अपना मान सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर वो पूंजी लुट गई तो फिर कोई मतलब महत्व आदमी का नहीं रहता है। तो फिर कभी मिलेंगे बहन जी इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर, बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल। होगी। तब तक के आपने लिए मुझे ये अवसर दिया और इस अवसर के लिए और मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आज कुछ दिल की कही, कुछ मतलब सुनी, क्योंकि जो काव्य पाठ होते हैं उनमें तो ज्यादातर मतलब सुनाया, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं तो वो उतना ही, भाई उनकी भी मजबूरी है कि निश्चित उन्हें एक समय है उतना। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ मैंने कहा अपने दिल की और आपके सामने रखी बात। बहुत ये बहुत कार्यक्रम धन्यवाद। हमारा, हमने इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना करी है कि काव्य पाठ पे तो कवि आते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं, चले जाते हैं, अपनी रचनाएं सुनाते हैं, चले जाते हैं। सही लेकिन बात। उनके बारे में लोग जानें, उन्हें समझें, इस यही हमारा मुख्य ध्येय है। और ये रोचक बनता रहे कार्यक्रम, इसके लिए हमने इसे गीतों भरा साक्षात्कार नाम दिया है। कवि की जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनकी रचनाओं से भी लोग अवगत हों, उनके जीवन से भी अवगत हों, उनके बिल्कुल दुख सुख से बिल्कुल। भी अवगत हों और उनसे कुछ संदेश भी प्राप्त कर सके हम, हमारे दर्शक। यही हमारा परम ध्येय है और इसी को लेकर हम चल रहे हैं। आगे देखिए ईश्वर कितनी बड़ी लंबी यात्रा चलाता है इसको, ये प्रभु के अरे अधीन है। सब दिनों दिन रात दिन दिनों दिन उन्नति कर अपना पटल करता है और करेगा। ईश्वर की कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है बस। और आप तो सानंद बहुत स्वस्थ बहुत धन्यवाद समझदार बहन, आप हमारे पटल पर आई अपना व्यस्त समय निकाल करके, क्यों महिलाओं का समय काफी व्यस्त होता है ये, और खास हाँ, करके संध्या का समय बहुत व्यस्त होता है। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत नहीं बहुत सर, धन्यवाद, समय बहुत बहुत तो आभार। ठीक है। आपने और हमें ये अवसर विदा। दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।